हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। उसी का जो है ये सेकंड वीडियो है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे प्लीज आप लोग पहले जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, आप पहला वीडियो को देखिए। ये आपका दूसरा वीडियो है, ठीक है। आज का ये वीडियो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसमें भी हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोग जो है चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है प्रकाश के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, फिर उसका कुछ गुण को देखा था कि प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, उसको देखा था। उसके बाद फिर हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़े थे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सूर्य होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सन मानना है। अब आपको प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखना है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद किसी सतह से टकराती है, ठीक है। कोई भी प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद सतह से टकराती है, टकराने के बाद फिर वापस चली जाती है कुछ नियमों का पालन करके। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और वो नियम क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पहला नियम है आपका वो है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है आपका एक ही सतह पर होगा। और जो दूसरा नियम था वो क्या था कि प्रकाश का जो पहला कोण होता है, यानी कि आपतन कोण जो होता है, वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि कोण आई जो है आपका कोण आर की हमेशा बराबर होता है। तो हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में डिटेल्स में आपको बताया था। तो प्लीज अगर नहीं देखे आप लोग एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर प्रकाश के दोनों नियम के बारे में बताए थे, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों जो है देखिए यहाँ पर आपका एक ही सतह पर है। उसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों जो है बराबर होता है। मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में बहुत अच्छे से समझाया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा था। प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है, जहां से प्रकाश पैदा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल भी देखे थे हम लोगों ने कि जो है आपका सूर्य जो है प्रकाश स्रोत है, मोमबत्ती जो है वो प्रकाश स्रोत है। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित यानी कि हम लोग जो बनाते हैं, और एक प्रकृति जैसे कि सूर्य, वो आपका क्या है, नेचुरल है, प्रकृति है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों को देखा था बहुत ही डिटेल्स में। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था दीप्त और प्रदीप्त या फिर अदीप्त या अप्रदीप्त। तो मैंने बताया था कि जो प्रकाश उत्सर्जित खुद करता है उसको बोलते हैं दीप्त या फिर प्रदीप्त, और जो नहीं करता है यानी कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, पैदा नहीं करता है, उसको बोलते हैं अदीप्त। जैसे कि आपका मोबाइल अभी हम लेंगे एग्जांपल में, या फिर अगर लेंगे लकड़ी लेंगे, घर लेंगे, डेस्क लेंगे, तो ये कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा था किरण के बारे में। किरण किसको बोलते हैं, तो प्रकाश के बिंदु पथ को या फिर प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है उसी को हम लोग किरण बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के बिंदु पथ को हम लोग किरण कहते हैं। और किरण पुंज किसको कहते हैं, तो जो प्रकाश का जो समूह होता है या फिर किरणों का जो समूह होता है, जैसे कि मान लो इतना तो किरण आपका निकला, तो ये तीनों किरण को मिलाकर के हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। और एक किरण अगर आ जाएगा तो उसको सिर्फ बोलेंगे किरण, यानी कि किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, बहुत ही अच्छे से बताया था। 3 प्रकार का होता है, एक होता है आपका अपसारी, एक होता है अभिसारी, और एक होता है आपका समांतर, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अपसारी जो होता है वो होता है एक पॉइंट से जो है वो फैलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि अपसारी का मतलब आपको समझना है, जो फैलता है उसको बोलते हैं अपसारी। कोई भी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद वो किरण अगर हम लोगों को फैलती हुई मालूम होती है, प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी, ठीक है। और जो सिकुड़ता है यानी कि आने के बाद एक जगह जो जमा होता है एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। और समांतर मतलब क्या होता है, समांतर मतलब समांतर यानी कि ये जो है एक दूसरे के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना दूरी यहां पर होगा उतना दूरी यहां पर होगा, जितना दूरी इस जगह इसके और इसके बीच जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहां पर और यहां पर होगा। यानी कि समांतर का मतलब यही हुआ कि इन दोनों के बीच, यानी कि ये दोनों किरण के बीच, तीनों किरण के बीच दूरी जो है वो हमेशा बराबर होती है, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। हम लोगों ने कल इतना ही चीज पढ़ा था, आप लोग प्लीज जाकर के देख लीजिएगा जो भी नहीं देखे पहला वीडियो को, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटी छोटी टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी क्या होता है। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, या आपका घर है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, जो कि आपका वीवीआई टॉपिक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है समतल, फिर हम लोग दर्पण पे एंट्री करेंगे। दर्पण में हम लोग आज पहला दर्पण, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको पूरा चैप्टर बहुत ही मजे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, इसको पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पारदर्शी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए
वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए तथा उसका रंग का विवेचना नहीं किया जाए उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। ध्यान से देखिए, वह वस्तु जिससे प्रकाश जो है वो आर पार हो जाए, यानी कि इस पार से उस पार चले जाए। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर ये आप शीशा देखेंगे तो अगर आप इधर प्रकाश जलाइएगा तो इसके उस पार चला जाएगा प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर पारदर्शी का मतलब आपको यही समझना, पारदर्शी का मतलब क्या हो गया कि वह वस्तु जिससे प्रकाश जो है क्या हो जाए, आर पार हो जाए। आर पार का मतलब ये हुआ, इस पार अगर हम लोग कोई प्रकाश को जलाएंगे तो उस पार जो है वो प्रकाश बिल्कुल चले जाए, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। अब जैसे अगर आप ये बोतल को देखेंगे तो इस बोतल का अगर आप इस पार जलाइएगा तो प्रकाश जो है उस पार भी चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पारदर्शी, ठीक है। अभी अगर पानी लेंगे आप तो इस पार अगर जलाएंगे तो ये उस पार भी जाके जलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी। यानी कि वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए तथा उसका रंग का विवेचना नहीं किया जाए। रंग का विवेचना का मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रकाश का जो किरण है वो पूर्ण तरीके से आर पार हो जाए, ना कि एक दो किरण वापस आ जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर जो है 3 किरण भेजा, ठीक है। तो ये तीनों किरण को जो है आर पार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 किरण जो है आर पार हो गया लेकिन 1 किरण जो है वापस आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपका जो पहला यानी कि पारदर्शी पदार्थ का मतलब ही यही हुआ कि जो वह वस्तु जिससे प्रकाश जो है पूर्ण रूप से आर पार हो जाए। ऐसा नहीं कि 2 किरण उसके अंदर चले गया और मतलब कि आर पार हो गया और 1 किरण जो है वापस आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब आपको यही समझना है, वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, उसका रंग का विवेचना नहीं किया जाए, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, जैसे कि बिना पेंट किए कांच। कांच का मतलब क्या होता है, शीशा जहां हम लोग चेहरा देखते हैं, तो अगर वो पेंट किया हुआ नहीं रहेगा उल्टा साइड में तो वो क्या होगा, प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा, ठीक है। शीशा का एग्जांपल जैसे मैंने लिया, चश्मा का एग्जांपल, तो चश्मा अगर वो आपका मतलब कि कलर वाला चश्मा नहीं होना चाहिए, चश्मा जो है वो सफेद होना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, प्रकाश जो है वो आर पार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल अगर यहाँ अच्छे से ध्यान से आप देखेंगे, पहले दूसरा वाला पॉइंट को हम देखते हैं, पारभासी पदार्थ क्या होता है। देखिए, वह वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग जो है अपवर्तित हो जाती है, जिससे आगे रखी वस्तु को धुंधला दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारदर्शी के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रकाश जो है इसमें आर पार हो जाता है। आर पार का मतलब क्या हो गया कि अगर इस पार अगर आप 15 किरण को छोड़े, ठीक है, तो ये 15 किरण जो है आर पार हो गया, यानी कि इस पार से उस पार चले गया। लेकिन पारभासी में वैसा नहीं होता। पारभासी में क्या होता है, अगर आपने 15 किरण को छोड़ा तो 15 किरण में से जो है 10 किरण हो सकता है पार हो गया, लेकिन 5 किरण जो है वापस हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपका कोई शीशा है, ठीक है, यहाँ पर आपने जो है टोटल 2 किरण 3 किरण भेजा। अब 3 किरण में क्या होगा कि 2 किरण जो है आपका आर पार हो गया, ठीक है, 2 किरण क्या हो गया, पार हो गया, लेकिन 1 किरण जो है वापस हो गया। 1 किरण क्या हो गया, वापस हो गया। बस इसी को बोलते हैं पारभासी, ठीक है। तो आपका जो पारदर्शी होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो है तीनों किरण आपका एंट्री कर जाएगा, यानी कि तीनों किरण आर पार हो जाएगा। लेकिन पारभासी में वैसा नहीं होता। पारभासी में क्या होता है, कुछ किरण वापस हो जाता है और कुछ किरण जो है आर पार हो जाता है। बस पारभासी का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट को हम लोग समझते हैं, फिर मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक मटेरियल। देखिए, वह वस्तु जिस पर प्रकाश पड़ने से पराया संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिससे वस्तु को संपूर्ण वर्णों का आभास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में बताना है, तभी आपको समझ में आएगा। चीजें आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको 3 किरण यहाँ पर भेजा, मैंने यहाँ पर प्रकाश लगाया, एक टॉर्च जलाया, ठीक है, टॉर्च में जो है टोटल 3 किरण निकला, ठीक है, 3 किरण निकला। अब ये तीनों किरण क्या हो गया, वापस हो गया। तीनों किरण जो है वापस हो गया। देखिए, ध्यान से देखिए, ये तीनों किरण क्या हो गया, वापस हो गया, यानी कि उल्टा वापस आ गया, कोई भी किरण पार नहीं कर पाया। तो ये हो गया आपका अपारदर्शी। समझ में आ गया। परावर्तित कर देती है, मतलब मैंने आपको बताया था कि परावर्तित का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि जैसे इधर से कोई किरण आया फिर वापस उधर ही चले गया, इसका पार नहीं हो पाया, इसका इस पार नहीं आ पाया, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह वस्तु जिस पर प्रकाश पराया, मतलब कि प्रकाश पड़ने से पराया संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है, मतलब कि वापस कर देती है। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग दीवार में कोई गेंद को फेंकेंगे तो वो गेंद फिर से हम पर वापस मेरे हाथ में आ जाएगा, तो ये हो गया परावर्तित। यानी कि पार होने के लिए नहीं दिया, क्या किया, दीवार जो है फिर से हमको गेंद मेरे हाथ में दे दिया, ठीक है। जैसे कि बल्ला पर आप गेंद मारे तो उधर से गेंद आया, फिर आप मारे, फिर गेंद वापस उधर ही चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी, मतलब कि परावर्तित। परावर्तित का मतलब समझ में आ गया कि इधर से किरण आया फिर उधर ही चले गया, यानी कि अगर मान लेते हैं इसका इस पार नहीं आ पाया, इसी को परावर्तित बोलते हैं। और सेम घटना यहाँ पर अपारदर्शी में होता है कि किरण जो आता है तो किरण आता तो है लेकिन जा नहीं पाता उस पार, वो इस पार ही रह जाता है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझा देते हैं आपको। देखिए, एक फिगर यहाँ पर आपका ये ले लिए, एक फिगर आपका ये ले लिए, ठीक है, एक फिगर आपका ये ले लिए। अब मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले आपको
पारदर्शी का मतलब मैंने समझाया कि पारदर्शी में क्या होता है कि ये जो तीनों किरण है वो आर पार हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से किरण जो है प्रकाश का किरण वो आर पार हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे पारभासी का, तो पारभासी में क्या होता है कि एक किरण तो आपका आर पार हो गया, लेकिन एक किरण आपका वापस आ गया और एक किरण आपका आर पार हो गया। यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ किरण आर पार हो जाता है और कुछ कुछ किरण जो है वो वापस आ जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपका अपारदर्शी में क्या होता है कि कोई भी किरण जो है वो आर पार नहीं हो पाता है। ये चीज को बस आपको ध्यान रखना है। अपारदर्शी में क्या होता है, कोई भी किरण जो है वापस नहीं, मतलब कि आर पार नहीं हो पाता, सारा किरण वापस आ जाता है। तो ये हो गया आपका अपारदर्शी का डेफिनेशन। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं, इस फिगर को देख करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस फिगर को देख लिए तो मुझे लगता है कि आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, बस आप इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर टोटल 3 फिगर बनाया गया है। एक में आपको देखिए धुंधला दिखाई दे रहा है, एक में आपको जो है थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है, एक में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर प्रकाश आर पार हो जाएगा, मैंने आपको कल क्या बताया था कि हम लोग कोई वस्तु को तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक प्रकाश परावर्तित न हो जाए। मतलब क्या समझते हैं कि अगर आप इस वस्तु को देखना चाहते हैं, इस गिलास को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अगर लाइट जलाइएगा या फिर कोई भी चीज जलाइएगा रात को अंधेरे में, तो पहले आपका जो यहाँ पर जो टॉर्च होगा वो टॉर्च यहाँ पर लाइट मारेगा, फिर यहाँ टकराने के बाद फिर ये आपका आंख तक आएगा, तभी आप इस वस्तु को देख पाइएगा, अन्यथा आप इस वस्तु को नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो प्रकाश जो है परावर्तित होना चाहिए। यानी कि हम लोग दुनिया में कोई भी चीज को अगर देखते हैं तो पहले क्या होता है, प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, फिर वो जो प्रकाश है पड़ने के बाद वापस हम लोगों को आंखों पर आकर के टकराता है, उसके बाद ही हम लोगों को कोई चीज दिखता है। अगर वो चीज हम लोगों को आंखों में नहीं टकराएगा तो फिर हम लोग जो है उस चीज को नहीं देख पाएंगे। बस यही चीज जो है यहाँ पर वो फॉर्मूला अपनाया गया है। कैसे, देखिए पारदर्शी में मैंने आपको क्या बताया कि सारा यानी कि जितना भी किरण है सब कुछ आर पार हो जाए। अब यहाँ पर सारा किरण आर पार हो गया तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर 2-3 किरण आया। ठीक है, यहाँ पर 3 किरण आया, तीनों किरण यहाँ से टकराया, इस जगह पर टकराने के बाद फिर वापस हम लोगों का आंख पर पड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पारदर्शी। यानी कि देखिए पारदर्शी में हम लोग बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं। पारदर्शी में क्या होता है, पारदर्शी मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए और उसका रंग का विवेचना नहीं किया जाए, यानी कि बिल्कुल हम लोगों को क्लियर दिखाई दे और आर पार हो जाए, उसको बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर आपका पारदर्शी है। ठीक है, यानी कि हम लोग को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या था आपका, पारभासी। पारभासी का मतलब क्या बताया कि वह वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग जो है अपवर्तित हो जाती है, जिससे आगे रखी वस्तु जो है धुंधला दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर अगर इस वस्तु को ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हम लोगों को धुंधला दिखाई पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने 3 किरण छोड़ा, लेकिन 3 किरण में से 2 किरण जो है आर पार गया, लेकिन 1 किरण वापस आ गया, जिसके कारण हम लोगों को क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा, साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका हो गया पारभासी। ठीक है, एग्जाम्पल में लिया गया है तेल लगा हुआ कागज, यानी कि जो कागज में तेल वगैरह लग जाता है तो दिखेगा इस पार से उस पार थोड़ा थोड़ा करके दिखेगा। जैसे कि पॉलिथीन, आप लोग मार्केट वगैरह जाएंगे तो पॉलिथीन को, व्हाइट जो पॉलिथीन होता है उसको अगर जब देखेंगे इस पार से उस पार तो थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो वही चीज कह रहा है कि पारभासी का एग्जांपल क्या हो गया कि थोड़ा सा धुंधला मतलब कि धुंधला दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब अपारदर्शी क्या हो गया, अपारदर्शी मतलब पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है, कोई भी किरण आर पार नहीं हो पाता, जिसके कारण हम लोगों को कोई भी वस्तु नहीं दिखता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण को समझने से पहले एक आपको थोड़ा सा कहानी समझाते हैं। देखिए, जिस रूम में आप बैठे हुए, मान लेते हैं आपका जो है ये घर है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों के लिए घर बनाया है। ये घर देखने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। जैसे आप कोई कमरा में बैठे हुए हैं तो आप पहले हमको बताइए कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका सूरज है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, सन है, मतलब कि सूरज है। सूरज से क्या निकलता है, लाइट निकलता है, बिल्कुल श्वेत प्रकाश, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलता है, लाइट निकलता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये आपका लाइट निकला। अब आप हमको ये बताइए कि ये जो लाइट निकला, 1 सेकेंड सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक सूरज है। सूरज से क्या निकलता है, रोशनी निकलता है, श्वेत प्रकाश निकलता है। ठीक है, व्हाइट लाइट निकलता है। अब ये व्हाइट लाइट जैसे यहाँ पर निकला तो मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़ा है, ये आप है। ठीक है, यहाँ पर लाइट निकला तो यहाँ पर उजाला किया, यहाँ पर क्या किया, उजाला किया, बिल्कुल उजाला किया। इधर पूरा तरफ चारों तरफ लाइट है, क्योंकि भाई यहाँ पर सूरज है और सूरज के सामने कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका यहाँ पर घर है। ठीक है, यहाँ घर है, इस घर में आप बैठे हुए, यहाँ पर आप अभी आ गए। अब बताइए कि यहाँ पर दिन को उजाला क्यों करता है। जी हाँ,
अब हमको सवाल आपसे इतना है कि आप जैसे कि ये सूरज है, तो सूरज तो है, रोशनी तो बाहर होना चाहिए, ये तो घर है, घर के अंदर में रोशनी आखिर कैसे चला गया। अब मैं आपको बोलूंगा कि देखिए रात का टाइम है, रात का टाइम में आप क्या कीजिए, यहाँ पर टॉर्च जलाइए घर के बाहर, और आप अब जो है अंदर में जाकर के देखिए तो रोशनी जाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इस कमरे में अगर रहेंगे, ठीक है, इस कमरे में रहेंगे, इस पार रहेंगे और इस पार आपका लाइट नहीं आएगा, क्योंकि भाई रात है, लाइट को जो है पार होने के लिए नहीं देगा। लेकिन आखिर सूरज का रोशनी जो है आखिर घर में कैसे आ गया, मतलब एक लाइट को हम लोग जलाते हैं तो रोशनी जो है इस पार से उस पार नहीं आ पाता है, लेकिन सूरज का जो रोशनी है वो आखिर अंदर कैसे चला गया। अगर आप लाइट को बाहर से जलाएंगे तो अंदर तक नहीं जाता है, लेकिन सूर्य का रोशनी आखिर अंदर क्यों आ गया, इसी कहानी को समझना पड़ेगा। जी हाँ, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन का घटना। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, ये चीज आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे, जैसे ही गर्मी होता है तो वाष्प बनता है। जैसे अगर नदी का पानी है तो खूब गर्मी होगा तो वो वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, भाप बनने के बाद क्या होता है, ऊपर उड़ता है, ठीक है। यानी कि ये छोटा छोटा कण क्या होता है, ऊपर उड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जितना इतना गर्मी बढ़ते जाता है, कण जो है वो पानी जो है गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद भाप बनता है, भाप बनने के बाद वो धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ने लगता है, ठीक है। अब होता क्या एक्चुअली यहाँ पर, जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य लाइट दिया, लाइट देने के बाद ये जो कण है आपका, ये जो उड़ रहा है, इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। अब मैंने आपको क्या अभी बताया कि जैसे भाई बताइए कि यहाँ पर खुला हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर रोशनी होगा, लेकिन आखिर यहाँ पर रोशनी क्यों हुआ, घर के अंदर क्यों रोशनी हुआ, तो वही चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि पानी जो है गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो भाप बन करके उड़ने लगता है। तो जैसे ही भाप बन के उड़ने लगता है जो, तो उसी पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्योंकि ये जो है खुले आसमान में उड़ रहा है। बस ये जो कण होता है आपका, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे ये कण में होता है पानी, ये कण में क्या होता है, पानी। और मैंने अभी आपको बताया कि पानी जो है वो क्या करता है, कोई भी प्रकाश को फैला देता है। अब जैसे आप कोई पानी को लीजिए, या फिर कोई आपके पास अगर लोटा वगैरह होगा वो लीजिए, उस पर आप लाइट जलाइए, जैसे ही उस पर लाइट जलाइएगा तो लाइट को जो है वो चारों तरफ से फैला देगा, ठीक है। तो पानी का काम बेसिकली यही होता है कि कोई भी लाइट अगर उस पर पड़ता है तो वो जो है लाइट को चारों तरफ से फैला देता है। लाइट को क्या करता है, फैला देता है। चाहे कोई भी लाइट हो, सूर्य का लाइट हो, टॉर्च का लाइट हो, वेपर का लाइट हो, कोई भी लाइट हो, ये जो पानी है यानी कि जो भाप है, जो कण है, वो क्या करता है, लाइट को चारों तरफ जो है फैला देता है, ठीक है। तो बस वही काम होता है यहाँ पर। अब मान लेते हैं सूर्य का रोशनी इस कण पर पड़ा, ठीक है, ये कण है आपका, मान लेते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना देता हूं। अब इस सूर्य का रोशनी यानी कि सूर्य का जो किरण है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो यहाँ पर पड़ा। अब इसका काम क्या होता है, रोशनी को जो है फैला देता है। रोशनी को क्या करता है, फैला देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रोशनी को जब फैला दिया तो ये रोशनी जो है आपका घर में भी आ गया। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा खिड़की बना देते हैं, अब ये खिड़की का काम क्या हो गया कि ये रोशनी को जो है इस पार भी कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है, यानी कि सूर्य पर अगर, यानी कि ये जो प्रकाश का कण है, यहाँ पर जो है किसी तरीके से सनलाइट पड़ा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ा, ये जो है सूर्य को फैला देता है, सूर्य के प्रकाश को फैला देता है। बस जब सूर्य के प्रकाश को फैला देता है तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं गया, लेकिन क्योंकि ये जो फैला दिया तो इसके कारण जो है प्रकाश इसके अंदर में चला गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को दिन में भी घर के अंदर दिन दिखाई पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब यही हो गया, कोई भी सूर्य का प्रकाश आता है, आने के बाद वो फैल जाता है कोई चीज से टकरा करके, बस उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो आपको सिंपल यही लिखना है, कोई भी प्रकाश आया, कोई कण से टकराया, टकराने के बाद वो जो कण है उस प्रकाश को चारों तरफ फैला दिया, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और इसी के कारण हम लोगों को कोई अंधेरे में भी, गुफा में भी जो है लाइट दिखता है दिन में। क्यों दिखता है, क्योंकि ये प्रकाश का प्रकीर्णन अगर नहीं होता तो फिर यहाँ रोशनी कभी भी अंदर में नहीं आता और घर में जो है हमेशा अंधेरा बना हुआ होता, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको मतलब विश्वास करता हूं कि आपको जो कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए ये आपका व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का मतलब क्या हो गया, श्वेत प्रकाश। यहाँ पर आपका क्या है, सूरज है, ठीक है, ये आपका क्या है, सूरज है। अब सूर्य से क्या हो गया, एक प्रकाश निकला, ठीक है, एक किरण निकला। एक किरण जो है आपका एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, यानी कि एक कण से, जैसे जब प्रकाश की किरण वायु के किसी कण पर, वायु के किसी कण का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, यानी कि वायु मतलब हवा, हवा का कोई कण है, हवा का कण जो है वो हमेशा हम लोगों का आसपास उड़ते रहता है, जो कि हम लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य का रोशनी आया, सूर्य का रोशनी आने के बाद वायु का किसी कण पर टकराया, टकराने के बाद ये देखिए चारों तरफ जो है आपका फैल गया, देखिए चारों तरफ जो है फैल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन, यानी कि जब प्रकाश की किरणें वायु के किसी कण पर पड़ करके
चारों ओर फैल जाती है। इस घटना को ही, इस इंसिडेंट को ही, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो चीजें आपको कहानी समझ में आ गई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या होता है, तो कोई भी सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें कोई भी कण से टकरा करके या फिर वायु के किसी कण पर टकरा करके चारों ओर फैल जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और यही प्रकाश का प्रकीर्णन है जिसके कारण हम लोगों को अंधेरे में भी उजाला दिखाई पड़ता है। मैंने आपको जैसे कि इस एग्जांपल में बताया, बहुत ही डिटेल्स में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, इमेज के बारे में। इमेज को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा, दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, इमेज बनता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका उत्तल, एक होता है अवतल। ठीक है, अवतल में 6 प्रतिबिंब बनता है टोटल, और उत्तल में जो है टोटल 2 प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जब वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको प्रतिबिंब के बारे में जानना ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि आखिर ये प्रतिबिंब होता क्या है। इसको समझ जाइए, फिर जो है ये चैप्टर आपको बहुत ही मजा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। अगर आप छोटा सा मतलब शब्द में समझेंगे तो जैसे कि आप शीशा के सामने खड़ा हो गए, ठीक है, आप अपना चेहरा जब देख रहे हैं तो आपका जो चेहरा दिख रहा है शीशा में, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब आपको समझ में आ गया, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, अब लेंस से अपवर्तन हम लोग इसीलिए लिखे हैं, आगे जो दूसरा चैप्टर आपका होगा प्रकाश का परावर्तन, वहां पर हम लोग जो है लेंस से अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखिए कि लेंस से अपवर्तन सिर्फ याद रखिए, बाकी इसको समझेंगे हम लोग अगला चैप्टर में, लेंस से अपवर्तन। बाकी दर्पण से परावर्तन तो हम लोग इसी चैप्टर में समझ गए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से, अब जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से पहले क्या हुआ, परावर्तन हुआ, या फिर लेंस से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, उसके बाद हम लोगों को जिस बिंदु पर मिलता है या फिर मिलती हुई प्रतीत होता है, उसी को हम लोग उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। एक आपका यहाँ पर क्या हो गया, मिलता है, और एक मिलती हुई प्रतीत होता है। मिलता और प्रतीत होना में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं कोई चीज को आप मान लेते हैं, कोई चीज को आप मान लिए, उसको बोलते हैं प्रतीत होना, यानी कि हम अनुमान लगा ले कि हाँ ऐसा शायद होगा, ये हो गया अनुमान। ठीक है, और एक होता है वास्तविक, यानी कि बिल्कुल 100% होगा ही होगा। बस वही चीज को यहाँ पर मैंने आपको कहा, ये मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। वो कैसे, तो इस इमेज को आप समझिए। आप अगर इस इमेज को यहाँ पर समझ गए तो मैं आपको कहूँगा, मतलब ये जो है प्रतिबिंब का जो खेला है, जो आपका खेल है, वो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब रियल में होता क्या है, उस चीज को समझिएगा। देखिए मैंने कल आपको जो है एक कहानी और अच्छे से बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण आया, ठीक है, देखिए ये जो है आपका कलर किया हुआ रहता है, अगर ये कलर किया हुआ नहीं रहेगा उल्टा साइड में तो ये प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, कलर किया हुआ होता है, तो ये हमेशा आपको कलर देना है। तो कोई भी प्रकाश आया, आने के बाद टकरा के फिर वापस चला गया। ठीक है, ये आपका क्या होता है, अभिलंब होता है। सॉरी फॉर दैट, 1 सेकेंड। देखिए ये आपका क्या होता है, ये जो है आपका अभिलंब होता है। ठीक है, ये आपका होता है अभिलंब। ये जो है आपका प्रकाश आया और ये प्रकाश आने के बाद जो है टकरा के चला गया, ये आपका अभिलंब होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी प्रकाश आता है, आने के बाद टकराता है, पहले सतह से टकराने के बाद चला जाता है। यहाँ पे कुछ नियम का फॉलो होता है। ये नियम क्या है, तो पहला जो एंगल है, कोण है, वो दूसरा एंगल कोण के बराबर होता है। और ये जो आपका आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है, तीनों एक ही सतह पर होता है। इस कहानी को सिर्फ याद रखिए, फिर ये चैप्टर आपको बहुत ही मजेदार लगने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, जैसे कि हम लोग कल क्या कर रहे थे, अब ये देखिए आपका किरण जो है, ये किरण आया, ये किरण आया, तो ये किरण आपका क्या हो गया, आपतित किरण। एक किरण आने के बाद यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर देखिए ये सीधा चला गया। ठीक है, टकराने के बाद ये चला गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने एक किरण को और मारा, एक किरण को यहाँ पर मारा, ये मारने के बाद फिर आपका आया, आने के बाद ये टकराया, टकराने के बाद फिर से वापस चला गया। अच्छा, इसको बताने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। आपको तो ये समझ में आ गया नहीं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे भी, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बताता हूं। पहले आप डेफिनेशन को देख लीजिए। प्रतिबिंब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, यानी कि सूर्य से, कोई प्रकाश स्रोत का मतलब सूरज से हो गया, टॉर्च से हो गया, कहीं से भी हो गया, कोई लाइट आया, ठीक, आने के बाद टकराया, टकराने के बाद जो है या तो कोई बिंदु पर मिलता है या फिर हम लोगों को मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। क्योंकि जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक हम लोगों का इमेज नहीं बनेगा। मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर आपका कोई चीज रखा हुआ है, या आपका क्या है, शीशा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी किरण आया, आने के बाद इस प्रकार गया, फिर मैंने एक किरण को भेजा, यहाँ आने के बाद इस प्रकार गया, तो यहाँ पर अगर ये मिलता नहीं तो हम लोगों को प्रतिबिंब कभी भी दिखाई नहीं देता। तो बस वही चीज कह रहा है कि कोई भी प्रकाश स्रोत से जो है कोई किरण निकलता है, निकलने के बाद फिर क्या होता है कि कोई चीज से टकराता है, टकराने के बाद जो है यानी कि परावर्तन होता है। टकराने का मतलब परावर्तन होता है,
ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को मिलता है कहीं पे, या फिर हम लोगों को मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि मालूम होता है, बस उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब होता है रियल इमेज, आपको समझ में आ गया, वास्तविक मतलब रियल, और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। काल्पनिक को हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं आभासी। तो अगर आपको बोल दे कि आभासी प्रतिबिंब क्या है, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब का जो दूसरा नाम है वो है काल्पनिक, या फिर काल्पनिक का जो दूसरा नाम है वो आभासी। ठीक है। तो ये जो है दो प्रकार, यानी प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक वास्तविक एक काल्पनिक। अब देखिए वास्तविक और काल्पनिक में क्या क्या अंतर होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ये हमेशा उल्टा होता है। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको पूछे कि कौन सा प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है, तो आपको जवाब देना है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा होता है। कैसे, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका रियल इमेज है, रियल इमेज का मतलब हो गया वास्तविक, ठीक है, और वर्चुअल इमेज का मतलब हो गया काल्पनिक। ठीक है। रियल इमेज का मतलब वास्तविक और वर्चुअल का मतलब काल्पनिक। अब यहाँ पर क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो है हमेशा उल्टा होता है, अब उल्टा कैसे होता है समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आने वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष होता है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वस्तु है यहाँ पर आपका रखा हुआ है, वस्तु क्या है यहाँ पर आपका रखा हुआ है, और जो आपका प्रतिबिंब बना है वो नीचे बना है, यानी कि उल्टा साइड में बना है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, तो क्योंकि दो किरण आरेख जब मिलता है, देखिए एक किरण आपका इधर से आया, एक किरण आपका इधर से आया, और एक किरण पहले यहाँ आया, यहाँ के बाद टकराया, यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर यहाँ आया। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों किरण जो है आपका यहाँ पर मिला है। ठीक है। ये दोनों किरण यहाँ आपको मिला है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों किरण क्या हुआ है, यहाँ पर मिला है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब, यानी कि जहां पर भी दो किरण मिल जाता है टकराने के बाद, या फिर वही मैंने कहा ना यहाँ पर कि कोई भी किरण जब कोई भी प्रकाश बिंदु स्रोत से आता है, प्रकाश उसके बाद परावर्तन होने के बाद, यानी कि टकराने के बाद फिर हम लोगों को कहीं पे मिलता हुआ दिखता है, या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। यानी कि पहले ये किरण यहाँ पर आया, आने के बाद टकराया, फिर ये किरण इधर से आया, ये दोनों किरण जो है टकराने के बाद यहाँ पर मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्रतिबिंब बोलते हैं। वैसे अगर आप यहाँ दूसरा में देखिएगा तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर प्रकाश आया, आने के बाद ये जो है अपवर्तन हो गया, लेंस में हम लोग आने वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक हम लोगों ने इधर से देखा तो यहाँ पर देखिए दोनों आकर के कहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है। ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया प्रतिबिंब। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए दोनों लाइन यहाँ पर मिला है, तो ये हो गया प्रतिबिंब। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो दोनों लाइन आपका यहाँ पर मिला है, आपको भी समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग डॉट डॉट क्यों दिए हैं, पहले फिलहाल आप समझिए कि प्रतिबिंब होता है क्या है। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जहां पर भी दो किरण टकराने के बाद मिलता है, बस उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का क्या आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से, मैंने आपको देखने के लिए बोला यहाँ पर कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब उल्टा कैसे होता है, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो वस्तु जो है ऊपर में रखा हुआ है, वस्तु का है इसके ऊपर में रखा हुआ, वस्तु जो है आपका ऊपर में रखा हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब जो है इस लाइन के नीचे बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, इस लाइन के नीचे बना है, इसलिए हम लोग इसको उल्टा बोलते हैं। ठीक है। काल्पनिक में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। इसलिए अगर कभी भी आपको पूछे कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, तो आपको जवाब देना है सीधा। कैसे सीधा, तो देखिए वस्तु भी आपका ऊपर में रखा हुआ है, देखिए वस्तु आपका ऊपर में रखा हुआ है, इस लाइन का ऊपर में रखा हुआ है, और जो आपका प्रतिबिंब बना है वो भी ऊपर में बना है। ठीक है। अगर आप दूसरा फिगर को देखिएगा तो देखिए वस्तु आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, प्रतिबिंब देखिए आपका ऊपर में बना है। मतलब क्या हो गया कि अगर एक साइड में प्रतिबिंब बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सीधा, अगर इस लाइन का ऊपर में बनेगा तो इसको बोलेंगे सीधा, और इस लाइन का अगर नीचे में बनेगा, जैसे आप इस फिगर को देखिए ध्यान से, तो इस फिगर में क्या है, वस्तु जो है आपका ये है, यानी कि समान आपका ये है, और जो प्रतिबिंब जो इमेज बना है वो ये बना है। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन के नीचे बना है आपका। ठीक है। तो ये हो गया आपका रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, जैसे कि हम लोगों ने इन दोनों फिगर में देखा। और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, ये हमेशा सीधा होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये दोनों आपका ऊपर में है, ये भी दोनों आपका ऊपर में है। तो पहला पॉइंट आपका ये था, ये उल्टा और सीधा होता है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है। उसी तरीके से काल्पनिक प्रतिबिंब में भी वही चीज लिखा हुआ है कि ये वस्तु से छोटा, बराबर या बड़ा हो सकता है। अब छोटा बराबर का मतलब क्या होगा, इसको भी समझते हैं। जैसे अगर देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर ये आपका वस्तु रखा हुआ है, मान लेते हैं वस्तु का जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है, वस्तु का ऊंचाई 2 मीटर है, तो प्रतिबिंब जो है हो सकता है कि 2 मीटर भी बने, या हो सकता है प्रतिबिंब आपका 4 मीटर भी बने, या हो सकता है प्रतिबिंब 1 मीटर भी बने, यानी कि वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, या फिर वस्तु के बराबर हो सकता है। तो ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति होता है। सेम वैसे ही काल्पनिक भी होता है, सेम वैसे ही काल्पनिक होता है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका प्रतिबिंब अगर 1 मीटर का है, तो हो सकता है
सॉरी वस्तु जो है 1 मीटर का है तो हो सकता है प्रतिबिंब जो है वो 2 मीटर का बने, या हो सकता है प्रतिबिंब जो है वो 1 ही मीटर का बने, या फिर हो सकता है प्रतिबिंब जो है वो आधा मीटर का बने। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे कि देखिए वस्तु यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है और प्रतिबिंब जो है बड़ा बना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वस्तु थोड़ा सा छोटा है और प्रतिबिंब जो है बहुत ही बड़ा बना है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में तो देखिए वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब और वस्तु जो है वो बराबर बना है। ठीक है, वहीं पे अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो देखिए वस्तु आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा है। किसमें? वास्तविक में। तो कहानी समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब हो चाहे काल्पनिक, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, फिर बराबर भी बनता है। ठीक है, अब चलिए तीसरा पॉइंट को देखते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका निर्माण वास्तव में दो किरण आरेखों के कटार बिंदुओं से होती है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, ये हमेशा दो काल्पनिक रेखाओं के कटते हुए प्रतीत यानी कि मालूम से बनता है। अब चीजें आपको अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो डॉट दिए हैं आखिर क्यों दिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बोला कि देखिए जब भी प्रतिबिंब तभी बनेगा जब कोई किरण मिलेगा, यानी कि अगर मान लेते हैं ये किरण यहाँ पर नहीं मिलता, ये किरण अगर आपस में एक दूसरे से नहीं टकराता तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है किसी भी हाल में नहीं बनता। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी अगर ये किरण नहीं टकराता तो ये प्रतिबिंब किसी भी हाल में नहीं बनता। समझ रहे हैं कहानी को, आप समझिए। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या था कि इसका निर्माण जो है वास्तव में दो किरण आरेखों के कटार बिंदु से होती है, यानी कि रियल में यहाँ पर दो किरण मिलता है। अब अगर ध्यान से कहानी को समझिएगा तो बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पर आपका ये प्रकाश आया, आने के बाद यहाँ पर टकराया या टकराया ना, टकराने के बाद यहाँ पर वापस इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर इधर से आपका प्रकाश आया, यहाँ से शीशा में टकराया, टकराने के बाद फिर वापस उधर ही चला गया। वापस उधर क्यों गया तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोई भी अगर प्रकाश का किरण है, अगर उसको हम लोग केंद्र से भेजेंगे तो वो जो है टकराने के बाद फिर से केंद्र से ही वापस जाता है। ये चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ समझिए कि कोई भी प्रकाश का किरण आया, आने के बाद टकराया, फिर वापस इधर चला गया। और फिर दूसरा चीज क्या होगा, कोई भी प्रकाश को इधर भेजे फिर ये जो है वापस उधर चला गया। ठीक है, तो देखिएगा अगर यहाँ पर तो यहाँ पर जो है टकराया है, यहाँ पर टकराया है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो निर्माण होता है वास्तव में दो किरण आरोपी के कटान बिंदु से होते हैं। कटान बिंदु मतलब यहाँ देखिए कटा है ना, ऐसे करके कटा है, कड़ोस कट्टम कुट्टा। ठीक है, तो ये कटान हुआ, वास्तव में कटान हुआ। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये प्रकाश का किरण इधर से सीधा चला गया और ये प्रकाश का किरण इधर आया, आने के बाद यहाँ टकराया, टकराने के बाद इधर से सीधा चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टकराया मतलब यहाँ पर कटान हुआ, एक दूसरे का यहाँ पर कटान हुआ। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि इसका जो निर्माण होता है प्रतिबिंब का वो वास्तव में कटान होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में कटान नहीं होता है। यहाँ पर कल्पना किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि शायद हो सकता है यहाँ पर करता। अब कैसे माना जाता है तो उस चीज को भी देखिए। अब अगर आप यहाँ देखिए पहले क्या हुआ कि ये वस्तु रखा गया, तो ये देखिए ये अगर प्रकाश का किरण आप देखेंगे ध्यान से तो तीर का निशान जो है इस साइड है। ठीक है, इसका भी तीर का निशान जो है इस साइड है, और मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, इसका तीर का निशान इस साइड है। इसको थोड़ा सा क्लियर करके थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। तब तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज आप लोग कर लीजिए, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये प्रकाश का जो किरण है वो आपका देखिए फैलते जा रहा है, ये प्रकाश का किरण जो है फैलते जा रहा है। अब आपको हमको ये बताइए, जब तक प्रकाश का किरण अगर मिलेगा नहीं तो कभी भी प्रतिबिंब बनेगा? कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये प्रकाश का जो दूरी है ना वो फैलते जा रहा है, ये आपका इधर जा रहा है, ये दूरी बीच का जो दूरी है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपस में जो है कभी भी नहीं मिलेगा इस साइड में। ठीक है, तो इसीलिए जो है कल्पना किया जाता है कि इसका अगर उल्टा साइड में लेंगे तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर मिल जाए। अच्छा चलिए दूसरा चीज को, दूसरा फिगर को देखिए, समझ में आएगा। देखिए तीर का निशान आपका इस साइड में है, ये तीर का निशान इस साइड में, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए ये धीरे 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 फैलते जा रहा है, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए धीरे 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 फैलते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आगे आकर के जो है कभी भी नहीं मिलेगा, ये आगे आने आकर के कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है, यानी कि उल्टा तरफ जाना पड़ता है ताकि ये कहीं ना कहीं मिल जाए, क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको कल्पना कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में कहीं पे मिलता हुआ नहीं दिखता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या किए, थोड़ा सा इसको डॉट डॉट दे करके कल्पना किए और कल्पना करके देखिए कि अच्छा ये यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। इसीलिए इसको वास्तविक वही काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कल्पना किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलता है। ठीक है, तो आपको सही से समझ में आ गया इसको वर्चुअल यानी कि काल्पनिक क्यों कहते हैं और इसको वास्तविक क्यों कहते हैं। तो पहला पॉइंट को याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बराबर बड़ा हो सकता है, काल्पनिक भी वस्तु से छोटा बराबर बड़ा हो सकता है। और आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसका निर्माण जो है वास्तव में रियल में जो है दो किरण कटता है, रियल में, ऐसा नहीं कि फेक मतलब कि कल्पना करते, कुछ नहीं।
लेकिन वहीं पे काल्पनिक में क्या होता है, हम लोगों को कल्पना करना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद यह मिल जाता, क्योंकि अगर आप इधर दिखेगा तो ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, इधर कभी मिलेगा नहीं, जिस कारण हम लोगों को कभी प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब का पहला खासियत ही है कि ये हम लोगों को लिए मिलना चाहिए, जब तक मिलेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो प्रतिबिंब का कहानी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब जो कल का आपका वीडियो होगा ये आपका पार्ट 2 था, अब जो कल का पार्ट 3 होगा, यानी कि पार्ट 3 में हम लोग जो है दर्पण को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे आपका समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को 100% खत्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज जो टॉपिक है हम लोगों ने बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा, इमेज आपका क्या होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसको अगर आप समझ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा आप वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही 3 छोटा छोटा टॉपिक पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं, क्योंकि आगे जब आप साइंस रखेंगे तो आपको बहुत ही काम देगा ये सभी चीज, तो मैं कोशिश करता हूं कि डिटेल्स में बताऊं। ठीक है, प्लीज आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लीजिए। यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी होगी, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, अब इसके लिए बिल्कुल नहीं मत घबराइए। और प्लीज आपके जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, उसको भी बताइए चैनल के बारे में, ताकि आप दोनों के बीच कंपटीशन होगा और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी को बताइए और ऐसे ही आप तैयारी कीजिए, कॉपी कलम लेकर के नोट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।